स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो दोस्तों आज है 18 मई 2020। तो 18 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया है। सम्मेलन का विषय एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया को विकसित करना था। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अफरीमी बाकेन पेटे स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री फिजी ने की। भारत का इसमें योगदान देखते हैं। भारत ने आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए अब तक 265 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। भारत सार्क देशों की बैठक बुलाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक कार्रवाई शुरू करने वाला पहला देश बना था। कॉमनवेल्थ ग्रुप के बारे में देखते हैं। इसमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में से 44 देश इस समूह में शामिल हैं। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और इसके हेड क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं। नेक्स्ट, सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फतेह की उपस्थिति में वाणिज्य मंत्री माजिद अल कासबी ने की। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाओं, उपचारों और टीकों की किफायती कीमतों तक पहुंचाने का आग्रह किया। G20 ग्रुप के बारे में देखते हैं। इसका गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसके अध्यक्ष सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा यह घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5,100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस योजना से 187 मिलियन से अधिक लोग किसानों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। डायमर भाषा बांध निर्माण के प्रारंभिक चरण में है। यह बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सिंधु नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। हाल ही में डायमर भाषा बांध के निर्माण के लिए पाकिस्तान ने एक चाइना पावर चीनी राज्य संचालित फर्म और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO पाकिस्तान की सेना का एक वाणिज्य शाखा है। ये संयुक्त उद्यम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और दिमीर जिले में कोहिस्तान जिले के बीच उत्तरी पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। 272 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। बांध सथल भाषा नामक स्थान के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम डायमर भाषा बांध रखा गया है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से उठाए गए
प्रोजेक्टों का विरोध किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इस समझौते तहत पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी पर कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। इससे लगभग 2.7 मिलियन किसानों को लाभ मिलेगा। परियोजना का कुल मूल्यांकन 413.8 मिलियन डॉलर माना गया है। इसमें AIIB द्वारा 145 मिलियन डॉलर, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 123.8 मिलियन डॉलर और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD द्वारा 145 मिलियन डॉलर निवेश किए जाएंगे। दामोदर नदी को बंगाल के दुख के रूप में भी जाना जाता है। AIIB के बारे में देखते हैं। इसका गठन 16 जनवरी 2016 को हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके सदस्य देशों की गिनती 78 है। वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने महामारी और लॉकडाउन का मानसिक सामाजिक प्रभाव और सामना कैसे करें पर 7 शीर्षक लॉन्च किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल। 7 शीर्षक महामारी और लॉकडाउन का मानसिक सामाजिक प्रभाव और सामना कैसे करें पर आधारित हैं। यह नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशित किए गए हैं। NBT के बारे में देखते हैं, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट एक भारतीय प्रकाशन घर है जिसकी स्थापना 1957 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक निकाय के रूप में की गई थी। NBT अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसके अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा है और इसका मुख्यालय बसंत कुंज दिल्ली में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा नई दिल्ली। भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से पुलिस द्वारा यह पहल शुरू की गई है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। इस उपकरण के माध्यम से लाइव इमेजरी को एक केंद्रीयकृत नियंत्रण केंद्र में भी भेजा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कम्बैट ड्रोन को भी लॉन्च किया है। इसमें ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकेगी। दिल्ली के बारे में देखते हैं। यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली के बारे में मुख्य तथ्य देखते हैं। 1951 में दिल्ली ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। दिल्ली ने 1982 में दूसरी बार 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। दिल्ली ने 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। दिल्ली में खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। नेक्स्ट, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत रक्षा मंत्री द्वारा कितनी राशि खर्च करने के लिए मंजूर की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 400 करोड़ रुपए। इस योजना का उद्देश्य घरेलू रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए चलेगी। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी और सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आएगी, जिससे देश आत्मनिर्भर होगा।
परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में 75% तक सरकारी धन मुहैया कराया जाएगा। 25% लागत विशेष प्रयोजन वाहन SPV द्वारा वहन की जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 16 मई को यह दिन मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान, संस्कृति और कला, संपादन और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका निभाने के लिए है। यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके प्रमुख आंड्रे ओजले हैं। कंपैरिजन के एक अध्ययन के अनुसार वह कौन सा पहला व्यक्ति होगा जो 2026 तक दुनिया का पहला ट्रिलियनियर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के CEO और संस्थापक 62 साल की उम्र में 2026 तक 13 फिगर क्लब में के उद्घाटन सदस्य बन सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग 2036 में 1 खरबपति बन सकते हैं जब वह सिर्फ 51 साल के होंगे, सबसे कम उम्र में। मुकेश अंबानी 2033 में 1 खरबपति बन सकते हैं जब वह 75 वर्ष के होंगे। ग्लोबल फाउंड्रीज के डिजिटल नेतृत्व कार्यक्रम के लिए डिजिटल परिवर्तन भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, इंफोसिस। इस साझेदारी के माध्यम से इंफोसिस विनिर्माण और व्यवसाय संचालन का अनुकूलन करने के लिए विशेषज्ञता और विश्लेषणात्मक समाधान प्रदान करेगी। यह वैश्विक रूप से फैली हुई क्रिया के दौरान उत्पन्न डाटा से ग्लोबल फाउंड्रीज मूल्य और अंतर प्राप्त करने में भी मदद करेगा। ग्लोबल फाउंड्रीज के बारे में देखते हैं। यह सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। इसकी स्थापना 2 मार्च 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO थॉमस कोफील्ड हैं। इंफोसिस के बारे में देखते हैं। यह 7 जुलाई 1981 को पुणे में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके CEO सलील पारेख हैं। इसको राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, राजेश गोयल। तो हाल ही में राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।